नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम भाई फुल सॉल्यूशन करेंगे रीट के 2017 का पेपर और साइकोलॉजी का करेंगे। इससे क्या है, आपके 30 क्वेश्चन ही सोल्व नहीं होंगे, साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक हैं आपके वो सभी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ मैंने उसकी सभी इंफॉर्मेशन है वो सभी ऐड की हुई है। इससे पहले मैंने सभी रीट के जितने भी पेपर हैं, 2011 वाला हुआ, 16 वाला हुआ, 18 वाला हुआ, इन सभी के ईवीएस का सॉल्यूशन मैंने डाल दिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वह अधिगम विकलांगता क्या कहलाती है जिसमें लिखावट में कमी होती है या कठिनाई आती है, कुछ भी बोल सकते हैं, या दोष होता है। उसने किस में पूछा है? लिखावट में। सबसे पहले हमको सभी के बारे में पता होना चाहिए, ओनली लिखावट के बारे में नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिसलक्सिया क्या होता है। देखिए डिसलक्सिया इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा हम साथ के साथ ट्रिक भी बता दूंगा। हम लक्स का मतलब क्या है, लक्स साबुन लगा के कहाँ जाते हैं? सुबह सुबह पढ़ने के लिए स्कूल में जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, लक्स साबुन लगा के कहाँ जाते हैं? पढ़ने के लिए। तो जो डिसलक्सिया होगा वह किससे संबंधित होगा? पढ़ने से संबंधित होगा। फिर है डिस कैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब क्या है? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? गणना करना। तो डिसकैलकुलिया का किसका मतलब हो जाएगा? गणना करने से हो जाएगा। डिसग्राफिया, ग्राफिया का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। किससे होता है? लिखना होता है। डिसप्रेक्सिया, प्रेक्सिया का मतलब ब्रेक। ब्रेक देखिए, प्रेक्स ब्रेक ब्रेक, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं हम। मोटर कौशल से क्या है? इसका होता है। अपासिया का मतलब किससे होता है? भाषा की समझ से, मतलब कि बोलने वाला। ओटिज्म का मतलब क्या होता है? सामाजिक संपर्क में कमी होना या सामाजिक संपर्क से संबंधित है। एडीएचडी का मतलब किससे है? ध्यान से है। और डिसमोर्फिया मतलब मरीज, मतलब शरीर के आकार से है। मरीज का मतलब शरीर का आकार, या मरा हुआ बोल देते हैं हम। इस प्रकार से इनको अपने अकॉर्डिंग याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? उसने पूछा लिखावट में। लिखावट ने हमें सभी को पता ग्राफिया बोला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे डिसकैलकुलिया क्या होता है, तो आप तभी बता दोगे। मैंने बताया अभी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब क्या? गणना करना। ये भी बता दोगे। तो इस प्रकार आप सभी बता दोगे। तो इसकी इंफॉर्मेशन और भी देख लेते हैं। जो एडीएचडी क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है। इसका मतलब क्या है? बच्चा, अगर कोई भी बच्चा है, वह ज्यादा देर तक क्या है? एक स्थान पर नहीं बैठ सकता है। फिर मैंने एक जिक्र यहाँ पर ओटिज्म का भी किया, जिसका सामाजिक संपर्क से आता है। उसका भी देख लेते हैं। देखिए ओटिज्म का मतलब क्या है? सामाजिक संपर्क में कम रुचि लेता है व्यक्ति। या फिर ये बोल सकता हूं उदाहरण के लिए, वे दूसरों के साथ आंख से संपर्क नहीं करना चाहते हैं और वे अकेले ही क्या रहना पसंद करते हैं, मतलब कि आई कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सभी जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती थी इस क्वेश्चन की, मैंने सभी करवाई, जो आने वाले पेपर में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए योगात्मक मूल्यांकन कौन सा होता है, तभी तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो मैं ऑप्शन की बजाय डायरेक्ट इसके इंफॉर्मेशन पे ले आता हूं। सबसे पहले आप ये देखो, मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन क्या होता है? शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया में सुधार के लिए जानकारी एकत्रित करने या समीक्षा करने या उपयोग करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? मूल्यांकन बोलते हैं। अब सबसे पहला आता है रचनात्मक मूल्यांकन। तो रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निर्देश के दौरान जो मूल्यांकन होता है उसको हम रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षण पढ़ाने के दौरान जो प्रश्न पूछते हैं, या साथियों के बीच जो समूह चर्चा होती है या समूह चर्चा करने के लिए कहते हैं, उसका मतलब क्या है? वह रचनात्मक मूल्यांकन की बात कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन, जो हमसे पूछा गया है। योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? निर्देश के बाद का मूल्यांकन। जो निर्देश के बाद का मूल्यांकन होता है वह योगात्मक मूल्यांकन होता है। उदाहरण के लिए, एक कक्षा में सिखाने के बाद या शिक्षण का आकलन करने के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह योगात्मक मूल्यांकन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से एक बार क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि यह सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का टर्मिनल मूल्यांकन करता है। तो मैंने आप सभी को, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया ना, रचना का मतलब क्या है? निर्देश के दौरान। योगात्मक का मतलब क्या है? निर्देश के बाद का जो मूल्यांकन होता है। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, शिक्षण का आकलन करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। सीखन
सीखने के लिए मूल्यांकन जो होता है वह शिक्षा के दौरान होता है। सीखने के रूप में जो मूल्यांकन होता है वह छात्रों को आत्म मूल्यांकन होता है। और शिक्षा का आकलन जो होता है वह निर्देश के बाद का आकलन होता है या निर्देश के बाद का मूल्यांकन होता है। तो इस प्रकार से कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सीखने के लिए मूल्यांकन या सीखने के रूप में मूल्यांकन या शिक्षा का आकलन। तो इस प्रकार से आपको ये सभी इंफॉर्मेशन याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसने बोला, गार्डनर का कहना है कि बुद्धिमत्ता के कई विशिष्ट प्रकार या मन के फ्रेम होते हैं, उनमें से उसने एक दिया हुआ है, तो वह देखना है कौन सा है। सबसे पहले आपको गार्डनर के बारे में सारे बुद्धिमत्ता के जितने भी प्रकार हैं या जितने भी उसने सिद्धांत बताए हैं या फ्रेम बताए हैं उन सभी का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं। देखिए, गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धिमत्ता का वर्णन किया है, तो आठों आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप क्लिक कर पाओगे। सबसे पहला उसने बताया भाषा वैज्ञानिक। भाषा वैज्ञानिक कौन से होते हैं? जो वकील हो गए, उपन्यासकार हो गए, ये भाषा से संबंधित हो गए। दूसरा बताया उसने तार्किक गणित। तार्किक गणित का मतलब क्या है? आगात्मक और निगमनात्मक तर्क वाले जो हो गए ये तार्किक में आते हैं। थर्ड मैंने बताया शारीरिक गति संवेदी, ये एथलीट हो गए, शरीर से संबंधित वाले जो हो गए। फोर्थ मैंने बताया अंतर व्यक्ति, जो जरूरतों और दृष्टिकोण को समझने वाले हो गए, जैसे कि राजनीतिक हो गए, विक्रेता हो गए। फिर है अंतरा व्यक्तिक, स्वयं की प्रेरणा और भावनाएं, मतलब स्वयं वाली उपन्यासकार जो हो गए वे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। छठा मैंने बताया संगीतमय, संगीत का आप समझ सकते हो, कलाकार वगैरह जो भी हो गए। सातवां प्रकृतिवादी, जो वनस्पतियों या जीवों की पहचान और वर्गीकरण वाले होते हैं वे इसमें आ जाएंगे। आठवां मैंने बताया स्थानिक, वास्तुकार और मूर्तिकार वाले स्थानिक के अंतर्गत आ जाते हैं। और गार्डनर की एक पुस्तक भी है जिसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड। क्या नाम है? फ्रेम्स ऑफ माइंड। अब गार्डनर से लेकर कोई कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले हम तभी बता देंगे। तो हमने इसने ऑप्शन दिया था, क्या हमने ये पढ़ा गार्डनर के में? नहीं पढ़ा। क्या हमने ये पढ़ा? नहीं पढ़ा। क्या हमने ये पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। तो ये हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है, प्रकृतिवादी के उदाहरण दे देगा, ये किससे संबंधित है आप तभी बता दोगे। जो प्रकृति की वनस्पति जीव वगैरह हो गए उससे रिलेटेड जो होगा वह प्रकृतिवादी में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं और दो भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाले बच्चों को मिलने वाला लाभ है वह बताइए क्या रहेगा। तो देखिए, अवधारणा गठन की सुविधा बिल्कुल है भाई, विश्लेषणात्मक तर्क की सुविधा ये भी है, संज्ञानात्मक लचीलेपन की सुविधा ये भी है। तो इस प्रकार से दोनों भाषा सीखने का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इसके भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं एक बार। देखिए, एक से अधिक भाषा बोलने का मतलब है मातृभाषा के अलावा कम से कम एक भाषा सीखना। पहली भाषा अर्थात मातृभाषा ने अनजाने में प्राप्त कर ली है, जबकि दूसरी भाषा एक व्यक्ति ने सचेत रूप से औपचारिक शिक्षा के साथ क्या है? सीखी है। दूसरी भाषा जो है औपचारिक शिक्षा के साथ क्या है? सीखी है। मतलब क्या है? देखिए, एक से अधिक भाषा सीखने के लाभ शब्द वर्गीकरण हो गया, संचार कौशल हो गया, अधिक कैरियर की संभावनाएं हो गई, संज्ञानात्मक कौशल में सुधार करता है, जो हमारा ऑप्शन में दिया था पहला ऑप्शन ठीक हो गया। दूसरा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुधार करता है, दूसरा ऑप्शन ठीक हो गया। और एक विदेशी भाषा सीखने में मदद करता है। और थर्ड, अवधारणाओं के निर्माण में मदद करता है। तो इस प्रकार से ये सभी उसके लाभ के अंतर्गत आ जाएंगी। तो हमारा क्या है? उपरोक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में एक शिक्षक कुछ गतिविधियां कर रहा है, जैसे कि क ऑप्शन में दिया उसने, न केवल जो हुआ बल्कि कैसे और क्यों भी पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है? कक्षा में जो, देखिए यहां पर कैसे और क्यों भी पूछ रहा है कि ये चीज कैसे हुई, क्यों हुई, इस प्रकार के हम जो क्वेश्चन है ना वो पूछ रहा है। नेक्स्ट में उसने दिया, उन्होंने एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख करने में मदद करना, जो कि सबसे अच्छा उत्तर है तो वह बताइए। तो इन गतिविधियों के माध्यम से वह प्रचार करने की किस प्रकार की कोशिश कर रहा है। तो सबसे पहले इसकी मैं इंफॉर्मेशन पर आपको क्या है ले चलता हूं। देखिए, सबसे पहले आता है आलोचनात्मक सोच। ये क्या होती है? यह सोच के बाद की सोच है। मतलब क्या?
कि आलोचनात्मक जो सोच होती है वह सोच कारण और प्रभाव की परवाह करती है, इसलिए सोच एक विशिष्ट परिणाम के लिए कारण और प्रभाव के साथ है। मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने आलोचनात्मक सोच के लक्ष्य को निम्नलिखित कौशल या सोच कौशल को बढ़ावा देने के रूप से परिभाषित किया है। जैसे कि पहला आ गया स्पष्टीकरण और निष्कर्ष के बारे में संदेह का विकास। स्पष्टीकरण और निष्कर्ष के बारे में मतलब क्या होता है, इसमें प्रश्न पूछना कैसे और क्यों आ जाता है। दूसरा, कारण और घटनाओं के बारे में पूछताछ करने की क्षमता, ये भी इसी के अंतर्गत आती है। तीसरा, व्यवहार को लेकर उत्सुकता बढ़ाना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। फोर्थ, अनुसंधान विधियों के बारे में ज्ञान कर्म, ये भी इसी में आता है। लास्ट, आलोचनात्मक रूप से तर्कों का विश्लेषण करने की क्षमता, ये भी इसी में आता है। तो आपको पता चल गया होगा प्रश्न में कैसे क्यों पूछने वाले किसके अंतर्गत आते हैं, आलोचनात्मक सोच के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं जो किसी छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकती हैं, तो इस तरीके से कौन सा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रेरणा देता है। सबसे पहले आप सभी को इन सभी के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे से टिक कर पाओगे। तो चलिए चलते हैं अपनी वही इंफॉर्मेशन पर। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं जो उसने दिया, मानववादी। मानववादी क्या होता है, आंतरिक स्रोतों पर जोर देता है जो व्यक्ति की आत्म प्राप्ति के लिए आवश्यक है। फिर क्या है, प्रेरणा का मानववादी सिद्धांत। मास्लो ने कहा है कि हम आवश्यकताओं से प्रेरित हैं और सभी आवश्यकताओं को निचले स्तर की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या है, प्रेरित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया उसने, व्यवहारिक। पुरस्कारों और प्रोत्साहनों की अवधारणाओं के साथ प्रेरणा की व्याख्या करता है। तो देखिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यवहार जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने पूछा सकारात्मक या नकारात्मक घटनाएं, तो पुरस्कार देंगे, इसको बच्चा सकारात्मक ले लेगा क्योंकि उसको अच्छा लगेगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट और देख लेते हैं, संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक क्या होती है, छात्र की क्षमता प्रेरणा हासिल करने की उनकी आंतरिक प्रेरणा और उनके विश्वासों पर ध्यान केंद्रित करता है, जो प्रभावी रूप से उनके पर्यावरण को क्या है, नियंत्रण करते हैं। लास्ट देखते हैं हम, सामाजिक। एक व्यक्ति का प्रेरणा अन्य लोगों से भी प्रभावित होता है, जैसे छात्रों के साथ साथ शिक्षकों का भी व्यवहार कक्षा के अंदर और बाहर किस प्रकार से अलग है वह देखता है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन हम फुल डिटेल से करेंगे भाई। नेक्स्ट है, समावेश शब्द का अर्थ नियमित कक्षा में विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चे को खालिस्तान शिक्षित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले इन्फॉर्मेशन पर चलते हैं फिर राइट आंसर पर आते हैं। सबसे पहले समावेशी शिक्षा। देखिए समावेशी शिक्षा पूरे समय एक ही छत के नीचे सामान्य बच्चों के साथ विकलांग और सीखने में कठिनाइयों का सामना करने वाले बच्चों को शिक्षित करने का एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में सभी छात्र एक साथ अध्ययन करते हैं, चाहे उनकी किसी भी संदर्भ में ताकत या कमजोरी हो। इससे रिलेटेड समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली योजना है SSA, मतलब क्या है, सर्व शिक्षा अभियान। दूसरा है IEDC, ये विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा है। तीसरा है ACDS, समेकित बाल विकास सेवा से रिलेटेड है। IEDSS जो है माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा है। NPPD विकलांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति है। तो इस प्रकार से आपसे जो है ये समावेशी शिक्षा की योजना भी पूछ सकता है और इनके बारे में पूछ भी सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो ये सभी ने आपने सभी का ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूरे समय के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसने दिया कक्षा में एक कविता पढ़ाने वाले एक भाषा शिक्षक ने कविता के विवरणों को समझाकर और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष या व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए कहा है। तो यह किसका उदाहरण है। तो सबसे पहले हम वही चलेंगे। देखिए सबसे पहले उसने तर्क की बात की। तो भाई तर्क क्या होता है, सबसे पहले हमको यही पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे आगमनात्मक तर्क पे जाएंगे, निगमनात्मक तर्क पे जाएंगे। पहले तर्क के बारे में तो पता हो। तर्क क्या होता है, एक मान्य विषय में विचारों के निर्माण की क्रिया है। यह कुछ ऐसा है जो हर दिन करते हैं। जब हम कोई निर्णय लेते हैं
तो हम तर्क का उपयोग करते हैं। समझ गए तर्क क्या होता है। अब आते हैं हम आगमनात्मक तर्क क्या होता है। ये लगभग पता भी होगा, फिर भी बता देता हूं। यहाँ शिक्षक स्पष्टीकरण से विचारों तक पढ़ रहा है। यह दृष्टिकोण प्रेरक तर्क है, जो अवलोकन से विचार तक या सामान्य से विशिष्ट या उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ध्यान से सुनो ये लाइन, जो अवलोकन से विचार तक, सामान्य से विशिष्ट तक और उदाहरण से नियम की ओर जाता है। ठीक है भाई। फिर उसने पूछा निगमनात्मक तर्क क्या होता है। निगमनात्मक क्या जाता है, विचार से अवलोकन या फिर उदाहरण के लिए नियम तक जाता है। विचार से अवलोकन या उदाहरण के लिए नियम से चलता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने निगमनात्मक भी देख लिया, आगमनात्मक भी देख लिया। क्योंकि इसने क्या बोला था, कक्षा में एक कविता को पढ़ाने वाले एक भाषा शिक्षक ने कविता के विवरणों को समझाकर और छात्रों को स्पष्टीकरण के निष्कर्ष या व्यापक दृष्टिकोण बनाने के लिए कहा है। तो इसके अंदर आप ध्यान से पढ़ सकते हैं, ये किसकी तरफ जाता है, अवलोकन से विचार की तरफ जाता है। और पहले उसने समझाकर मतलब कि उदाहरण से नियम की तरफ गया है, पर निगमन में क्या है, उदाहरण के लिए नियम से चलता है। ठीक है भाई। तो इसका राइट जो अगले ऑप्शन है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अवधारणा मानचित्रण क्या होता है। इसका उपयोग व्यक्ति के पिछले ज्ञान को सक्रिय करने के लिए किया जाता है। यह एक चित्रमय प्रणाली है जो अवधारणाओं और विचारों के बीच संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट देखते हैं परिकल्पना परीक्षण। यह प्रयोगात्मक आंकड़ों का उपयोग करके सांख्यिकीय निर्णय लेने की विधि है। जैसे इसके अंतर्गत जो चरण शामिल हैं, पूर्वधारणा होगी, गणना हो गया, निष्कर्ष हो गया, परिकल्पना करने हो गए, ये इसके अंतर्गत शामिल है। इस प्रकार से मैं आपकी सभी डिटेल्स करवा दूंगा, जो कि आपका ये पेपर ही नहीं, जो टॉपिक है वो भी एक प्रकार से रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोविश्लेषक मानते हैं कि वह प्राथमिक साधन जिसके द्वारा अहंकार पहचान को बंद रखता है, तो यह क्या कहलाता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले दमन। दमन क्या होता है, यह अप्रिय विचारों, यादों और भावनाओं को अचेतन में बंद रख देता है। यह क्या होता है, दमन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसने वही बोला है, पहचान को बंद रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो इसके बारे में कुछ और अन्य बातें और जान लेते हैं। प्रक्षेपण क्या होता है, दूसरों को असहज महसूस कराना प्रक्षेपण कहलाता है। इनकार क्या होता है, चिंता से बचने के लिए समस्या या फिर तथ्यों को मानने से इनकार कर देना, ये इनकार कहलाता है। विस्थापन क्या कहलाता है, अवांछित काम से बचने के लिए मन किसी अन्य काम में लगाना, वह विस्थापन कहलाता है। वापसी क्या होता है, विकास के पिछले चरण में वापिस आने के लिए वापसी का प्रयोग किया जाता है। युक्तिकरण क्या होता है, उस तरीके से महसूस उस तरीके से महसूस करने के लिए एक तार्किक बात कहना युक्तिकरण कहलाता है। प्रतिक्रिया गठन क्या होता है, चिंता के बाद से वास्तविक कारणों विपरीत धारणा को ध्यान लगाना, ये क्या कहलाता है, प्रतिक्रिया गठन कहलाता है। उद्रोपातक क्या कहलाता है, सामाजिक रूप से अस्वीकार्य को स्वीकार्य में परिवर्तित करना, उद्रपातक कहलाता है। तो इस प्रकार से जितनी भी डिटेल्स हैं हमने सभी कर ली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है, व्यक्तित्व के अंतर्मुखता और बहिर्मुखता विशेषता किसके द्वारा प्रस्तावित है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हेंस ई सेनक है इसके द्वारा क्या है, ये प्रस्तावित है। देख लेते हैं इसके बारे में भी एक बार। देखिए, व्यक्तित्व का जैविक सिद्धांत हेंस ई सेनक द्वारा विकसित किया गया था। यह सिद्धांत पीईएन मॉडल पर आधारित है। इसने दो आयामों के आधार पर व्यक्तित्व को मापा है। पहला कौन सा है, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, और दूसरा कौन सा है, मनोविक्षुब्धता, भावनात्मक स्थिरता। देखिए अब इसने जो और ऑप्शन दिए उसके बारे में देखते हैं। आरबी कैटल भी इसने ऑप्शन में दिया। आरबी कैटल किससे संबंधित है, बुद्धिमत्ता का तरल मूसा मॉडल पर तरलता क्रिस्टल मॉडल है। कोल रोगर्स क्या होता है, स्वयं का सिद्धांत है। और गार्डनर ओलपोर्ट क्या है, व्यक्तित्व विशेषता का क्या है, सिद्धांत है। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में जो है डिटेल्स देख ली है। नेक्स्ट देखिए,
तो इसका राइट आंसर पता चल गया होगा आपको, ये किससे है, आरबी कैटल किससे है, ओलपोर्ट किससे है, कोल रोगर्स किससे है। इन चारों के बारे में मैंने बताया ये किस किस से संबंधित है। नहीं तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन तीनों का ये रहा, और हेंस का तो आपको आंसर ही पता है। अगर आप बोलोगे तो मैं नीचे पीडीएफ भी दे दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11th, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले प्रेरणा पता होना चाहिए आपको क्या होता है। देखिए, प्रेरणा को किसी कार्य को करने, किसी कार्य या किसी लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा या एक कारण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक घटना है जो किसी को ट्रैक पर रहने और जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। सबसे पहला, प्रत्येक व्यक्ति कुछ या अन्य तरीकों से विकास करना चाहता है और इसके लिए वह मानता है कि उसके पास आवश्यक क्षमता है। दूसरा, जब कोई प्रेरित होता है तो वह ऊर्जावान होता है, जिसके परिणामस्वरूप वह हार नहीं मानता है। तीसरा, प्रेरणा एक लक्ष्य तय करता है और लक्ष्य पर ही ध्यान केंद्रित करती है। लक्ष्य क्या होता है, ध्यान केंद्रित करती है या ध्यान केंद्रित करता है। जब सामाजिक उद्देश्य की बात आती है तो लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए, नौकरियों में हर कोई एक कंपनी के लिए काम करता है, लेकिन हर दूसरे को विकास के लिए अपने सहयोगी के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है। जैसे कि प्रेरणा व्यक्ति विशेष है, यह व्यक्तिगत व्यवहार से संबंधित है। प्रेरणा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। सकारात्मक का मतलब क्या है, इनाम या उत्साह देना, और नकारात्मक का मतलब क्या है, दंड या भय पैदा करना। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं अब कौन सा ऑप्शन ठीक है। देखिए, हमने देखा छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित की कक्षा में अच्छा करने के लिए एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है। हमने अभी देखा, प्रेरणा के अंतर्गत पढ़ा कि जब वह लक्ष्य हो जाता है तो उसका क्या हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है उसकी तरफ, और उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी मेहनत करता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इसका अच्छे उदाहरण की बात करें तो बी राइट जो आंसर है हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है, यदि बाहरी प्रेरणा अंत का एक माध्यम है तो आंतरिक प्रेरणा क्या है। तो बाहरी प्रेरणा का भी पता होना चाहिए और आंतरिक का भी। सबसे पहले मैं बता देता हूं, आंतरिक प्रेरणा क्या है, जो अपने अंदर मतलब खुद स्वयं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं में एक अंत। चलो इसके बारे में एक बार बता भी देता हूं। देखिए, प्रेरणा को किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा या कारण के रूप में परिभाषित किया गया है। यह दो प्रकार की है, एक आंतरिक और एक बाहरी। आंतरिक क्या होना है, नियंत्रण का पथ अंदर की तरफ होता है, और बाहरी क्या होता है, इसका पथ बाहर की तरफ होता है, जैसे पुरस्कार प्रोत्साहन हो गया। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक पूछा था, अपने अंदर स्वयं के अंतर्गत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, वह व्यवस्थित विज्ञान क्या कहलाता है जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो वह क्या कहलाता है। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, यह स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। कौन करता है, मानसिक स्वास्थ्य। उद्देश्य क्या है इसके, किसी की क्षमता को जानने मदद करना, दूसरों के लिए आत्मसम्मान का निर्णय या निर्माण करना, खुशी बनाने के लिए किसी की सीमाओं को समझना और दूसरों की सीमाओं को क्या है, सहन करना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानसिक स्वच्छता के अंतर्गत ये तीनों चीजें आती हैं, और जो इसकी कुछ उद्देश्य बनते थे वो भी मैंने आप सभी को बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समायोजन तंत्र में तार्किक रूप से और सामाजिक रूप से सोचना शामिल होता है, तो अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार का अनुमोदित कारण क्या कहलाता है। तो इन सभी के बारे में जितने भी ऑप्शन है, प्रतिगमन, युक्तिकरण या फिर नियंत्रण, इन सभी के बारे में एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले हम समायोजन तंत्र देखते हैं क्या होता है। समायोजन तंत्र को बलों पर काबू पाने या लक्ष्य तक पहुंचने या फिर उद्देश्य को पूरा करने या हताशा को दूर करने और संतुलन बनाए रखने के किसी भी अभ्यास तरीके के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके कई प्रकार हैं, जैसे सबसे पहला आता है युक्तिकरण। युक्तिकरण क्या है, यह हमारे कार्यों के लिए सुविधाजनक तार्किक
कारण दे रहा है। इसके दो मुख्य दोष हैं। सबसे पहला, यह विशेष विशिष्ट व्यवहार को सही ठहराने में मदद करता है और अप्राप्त लक्ष्यों से संबंधित निराशा को कम करने में योगदान देता है। तो इस प्रकार से इसने पूछा क्या था, सामाजिक रूप से सोचना शामिल, तो अतीत वर्तमान में प्रस्तावित व्यवहार का अनुमोदित कारण क्या कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आता है, मुआवजा। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई ऐसा काम छिपाए जो वे ठीक से नहीं कर सकते। प्रतिगमन क्या होता है, यह विकास के पहले चरणों में वापसी है, और वापसी क्या होता है मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। और दमन क्या है, यह सचेत जागरूकता से कुछ विचारों या इच्छाओं को अनजाने में भूलने का एक मनोवैज्ञानिक प्रयास है। वे अचेतन मन के क्षेत्रों में निर्देशित होती हैं जो आसानी से सुलभ नहीं सकते हैं। परिणाम व्यक्ति को उसके अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से और जागरूक होते हैं। तो इस प्रकार से जितने ये चारों ऑप्शन थे, मैंने चारों ऑप्शन आपको क्लियर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के संगठन की स्थापना छात्रों के शिक्षण को प्रभावित करती है, तो यह कारक किस श्रेणी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए विद्यालय के संगठन की पूछ रहा है, तो विद्यालय के संगठन की जो प्रक्रिया आती है वो सामाजिक कारक के अंतर्गत आती है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, सामाजिक कारक हो जाएगा। तो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। देखिए सामाजिक कारक जो किसी के जीवन को प्रभावित करती हैं वह क्या कहलाता है, सामाजिक कारक कहलाता है। जैसे धन, धर्म, आदतें, शिक्षा, परिवार, जनसंख्या घनत्व, ये सभी क्या है, सामाजिक कारक के अंतर्गत है। अब देखिए जैसे मनोवैज्ञानिक कारक इसने ऑप्शन दिया, तो मनोवैज्ञानिक कारक क्या होता है, छात्रों के साथ मानसिक रूप से जुड़ा हुआ होता है। जैसे चिंता, मनोवृत्ति, योग्यता और प्रेरणा, ये सभी क्या है, मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएंगे। और क्रियात्मक भी ऑप्शन में दिया, क्रियात्मक कारक क्या होता है, भावना, धारणा और शारीरिक अवस्था और थकान, खाद्य पेय पदार्थ, ये सभी क्रियात्मक के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए विद्यालय में सामाजिक कारक सकारात्मक सहकर्मी संबंध, प्रबंधन और शैक्षणिक प्रदर्शन का परिणाम देते हैं, जो विद्यालय स्तर में भाग लेने के दौरान शिक्षार्थियों की आत्म विनियम में संलग्न होने की क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी के सामने उसने मनोवैज्ञानिक दिया, मनोवैज्ञानिक बताया मैंने क्या होता है, सामाजिक दिया, सामाजिक बताया मैंने क्या होता है, क्रियात्मक बताया मैंने क्या होता है, अन्य कारक बताया क्या होता है। इन चारों के बारे में बताया कि सामाजिक के ऑप्शन भी बताए ये होते हैं, मनोवैज्ञानिक के ऑप्शन बताए ये होते हैं, क्रियात्मक के भी ऑप्शन बताए मैंने क्या होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया समायोजन के बारे में, जो पीछे क्वेश्चन आया था इसमें दोबारा से थोड़ा और डिटेल बता देता हूँ। देखिए समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संतुलन बनाए रखता है। यह एक व्यक्ति के व्यवहार या सोच में बदलाव है, और समायोजन वास्तविक स्थिति को दर्शाने के लिए एक संशोधन या सुधार है। समायोजन के लिए कुछ शर्तें हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहली शर्त आती है कि समायोजन पर्यावरण में समस्याओं से जूझने की आवश्यकता या चुनौती देने की व्यवहारिक प्रक्रिया है। दूसरा है समायोजन स्थिति के अनुसार स्थितियों को संशोधित करना है। यह बिना किसी चिंता के किया जाना चाहिए और विकसित भय से मुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन के बारे में अगर उसके चारों ऑप्शन को पता है, या फिर जो समायोजन को बढ़ावा देती है, सबसे पहले समायोजन क्या होता है या फिर उसके प्रकार जो भी हैं उन सभी का पता, तो हम सभी क्वेश्चन क्या है ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या था, जो लोग अच्छी तरह से समायोजन करने में असमर्थ हैं उनमें अवसाद और चिंता होने की संभावना और निराशा, नींद की समस्याओं और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई की भावनाओं का अनुभव होता है या पाया जाता है। जब व्यक्ति वातावरण में जरूरतों और तनाव के अनुसार सामान्य समायोजन करने में सक्षम नहीं होता है तो व्यक्ति समायोजन विकार से पीड़ित हो सकता है। स्थिति के अनुसार अच्छी तरह से समायोजित होने को सफल समायोजन भी क्या है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर
प्रदूषण के प्रभाव को बताते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। ब्लूम के वर्गीकरण का कौन सा संज्ञानात्मक स्तर इस असाइनमेंट द्वारा सबसे अच्छा चित्रित किया गया है? सबसे पहले आपको ब्लूम के बारे में पता होना चाहिए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्य का एक श्रेणीबद्ध संगठन है। ब्लूम अधिगम के उद्देश्यों को 3 डोमेन, जिसको कॉग्निटिव, अफेक्टिव और सेंसरी डोमेन में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं ज्ञानात्मक पक्ष कौन सा है, जो मानसिक कौशल होता है। अफेक्टिव को बोला गया है भावनात्मक, भावनाओं, इसके नाम से ही क्लियर है। और साइकोमीटर डोमेन, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष बोलते हैं, मैनुअल या शारीरिक कौशल से संबंधित है। ब्लूम के संज्ञानात्मक डोमेन के स्तर आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए क्या कहता है, छात्रों को दिए गए असाइनमेंट में शिक्षक अपने अर्जित ज्ञान को लागू करने या करके छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल की जांच करने की कोशिश कर रहा है। अतः एप्लीकेशन उद्देश्य इस मूल्यांकन से सबसे अच्छा प्रदर्शित हो रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एप्लीकेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमने पढ़ा। ठीक है भाई, यहाँ पे भी आप एप्लीकेशन के बारे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, एक शिक्षक के रूप में आपने उपयुक्त परीक्षण और चेक लिस्ट का उपयोग करके किसी छात्र की बुद्धिमत्ता, व्यक्तित्व और कक्षा के व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की। इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बताइए भाई क्या कहा जाता है? सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए आकलन क्या होता है? आकलन छात्र अधिगम पर प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने की एक प्रक्रिया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में असेसमेंट किया जाता है। देखिए आकलन प्रक्रिया व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक, सामाजिक और कामकाज और बुद्धि को मापती है। तो यही हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आकलन जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में आप और भी पढ़ सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं मापन क्या होता है, जिसने ऑप्शन में दिया, तो इसके बारे में भी पता होना चाहिए। मापन को संख्या के संदर्भ में डेटा के विवरण के रूप में परिभाषित किया गया है। कुछ वस्तु को मापने के लिए हमें कुछ संचालन और नियमों का पालन करना चाहिए, जो वस्तु को कुछ निर्धारित मानक या पैमाने से तुलना करते हैं। मूल्यांकन क्या है? शिक्षार्थी की क्षमताओं का आकलन करने, प्रदर्शन का विश्लेषण करने, प्रत्येक शिक्षार्थी को उचित प्रतिक्रिया प्रदान करने और उन्हें प्रगति में मदद करने का एक व्यवस्थित तरीका है। सफल अधिगम के लिए शिक्षण में उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन भी दिए थे उनका भी हमको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूम के वर्गीकरण में किस डोमेन का नाम नहीं है? पीछे मैंने डोमेन बताए, तो आपको पता होना चाहिए किसका नहीं है। संज्ञानात्मक का है, भावनात्मक का है, क्रियात्मक का है, मनोप्रेरणा का नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर डोमेन के नाम बताए थे, देखो ये रहे। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको पता लग गया। हालांकि मैंने यहाँ पर दोबारा से भी दे रखे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बात वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा मतलब कि एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? इस पर आने से पहले मैं एनसीएफ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। देखिए नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने एनसीएफ नामक एक दस्तावेज प्रकाशित किया और एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया है और 17 राज्यों में पाठ्यक्रम को प्रभावित किया गया है। एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित दिशा निर्देश प्रदान करता है, जैसे बच्चे की घर की भाषा विद्यालय में अधिगम का माध्यम होना चाहिए, विद्यालय के बाहर के पर्यावरण और जीवन के साथ ज्ञान को जोड़ना चाहिए, बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तक केंद्रित होने की बजाय समृद्ध करना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि छात्र बिना सोचे समझे सिर्फ यंत्रवत ना पढ़े, अधिगम को कभी भी रटने की विधि की सुविधा नहीं देनी चाहिए, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परीक्षा को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन में एकत्रित करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम को रटने की विधि की सुविधा नहीं देनी चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रारंभ में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का प्रयोग करके वस्तु को पकड़ लेता है, मतलब पूरी हथेली का प्रयोग किया और वस्तु पकड़ ली। धीरे धीरे जैसे उसकी संवृद्धि और विकास होता है, शिशु अंगुली और अंगूठे का इस्तेमाल करता है, तो इस प्रकार के प्रोग्रेशन को क्या बोला जाता है? तो सबसे पहले आपको इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताते हैं। देखिए, मानव शरीर में गामक विकास बेहतरीन ढंग से नहीं होता है। यह एक निश्चित अनुक्रम का अनुसरण करता है जो विकास की डिग्री और समय के कारण अलग अलग व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। सबसे पहले जो ऑप्शन दिया उसने, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सेफलोकेडल प्रोग्रेशन क्या होता है? यह सिर से पैर और केंद्र से परिधि तक आगे बढ़ता है। यह शुरू होता है पहले सिर से और फिर सिर से नीचे पैरों की ओर स्थिति अंगों का विकास करता है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोसीमोडिस्टल प्रोग्रेशन क्या होता है? इस प्रगति में विकास शरीर के केंद्र में शुरू होता है और चरम सीमाओं की ओर बढ़ता है। मतलब क्या जो उसने पूछा, इस प्रगति में हाथ और उंगलियों के सापेक्ष धड़ और भुजाओं के मांसपेशियों के नियंत्रण का प्रारंभिक विकास होता है। जब बच्चा किसी वस्तु को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है तो कंधे और कोहनी पहले जोड़ तोड़ कौशल विकसित करते हैं और हाथ और कलाई के बाद में ऐसा होता है। इसी प्रकार इसने अंगूठे वाला जो क्वेश्चन पूछा तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? बी ऑप्शन के अंतर्गत आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ, अगर हमको क्वेश्चन के बारे में सारी चीज़ें पता हैं तो हम आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों ऑप्शन के बारे में हमने बता दिया। एक थर्ड और प्रोग्रेशन देख लेते हैं, अगर पेपर में आगे पूछा जाए। मास टू स्पेसिफिक एक्शन प्रोग्रेशन क्या होता है? शुरुआत में जब शिशु किसी वस्तु की ओर आकर्षित होता है और उसे पकड़ना पसंद करता है तो उसका पूरा शरीर क्रियात्मक हो जाता है। धीरे धीरे बच्चा वस्तु को पकड़ने की क्षमता विकसित करता है और अंगों और उनके हिस्सों की संख्या में को कम करता है। इस प्रकार शरीर के कुछ हिस्सों को भागीदारी में कमी बड़ी से छोटी मांसपेशियों तक क्या है होती रहती है। तो इस प्रकार से हमने इसके तीनों के बारे में क्या है आसानी से पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में विकास के अक्सर बौद्धिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक और सामाजिक जैसे तीन व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। जहाँ तक विकासात्मक प्रक्रिया का संबंध है वे बताइए वही कौन सा होता है? तो देखिए, विकासात्मक क्या होता है? यह एक एकीकृत और समग्र तरीके से विकसित होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वृद्धि। वृद्धि क्या होता है? बढ़ने की क्रिया या प्रक्रिया को दर्शाता है। शरीर में संवर्धित परिवर्तनों द्वारा चिह्नित किया जाता है। इन परिवर्तनों को आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तन कहा जाता है। विकास एक व्यापक शब्द है जिसमें गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तन की एक श्रृंखला शामिल है। विकास को एक व्यक्ति की संरचना, विचार या व्यवहार में ऐसे परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो जैविक और पर्यावरणीय प्रभाव दोनों के कार्य के रूप में होता है। विकास के क्षेत्र देख लेते हैं। सबसे पहले विकास के क्षेत्र में संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र क्या होता है? संज्ञान सभी प्रकार की विचार प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है, जैसे कि विचार करना, याद रखना, सीखना, विश्लेषण करना, समस्या को हल करना, या फिर जिनका उपयोग हम दुनिया को समझने और अपनाने के लिए करते हैं, वो संज्ञानात्मक में आ जाता है। दूसरे नंबर पर आया बौद्धिक क्षेत्र। बौद्धिक क्षेत्र क्या होता है? शारीरिक संवृद्धि का तात्पर्य व्यक्ति की सामान्य शारीरिक बनावट में होने वाले परिवर्तनों में से है, जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है। मानव शरीर में होने वाली शारीरिक प्रक्रियाएं और परिवर्तन, जैसे कि यौवन। नेक्स्ट है भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक कौशल और उच्च आत्मसम्मान के विकास सहित एक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति के बीच होने वाला परिवर्तन, जैसे एक बच्चे में शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक विकास एकीकृत और समग्र रूप में विकास होता है। तो इस प्रकार से हमारे राइट आंसर हमको क्या है मिल गया। तो इस प्रकार से अगर हमको क्वेश्चन के बारे में सभी डिटेल्स पता होंगी तो क्यों क्वेश्चन गलत होगा? क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता भाई। क्वेश्चन तभी गलत होता है जब हमने उसके बारे में कम पढ़ा होता है। तो हम इसकी कंप्लीट डिटेल यहीं पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो किसी विशेषता में उच्च या निम्न है, बाद की उम्र में ऐसा ही रहेगा, इस कथन में किसके महत्व पर बल दिया गया है? हालांकि इसका राइट आंसर बताने से पहले मैं आपको डिटेल्स ही बता देता हूं। देखिए, अनुवांशिकता क्या होता है?
जैविक या शारीरिक विशेषता जो माता पिता से उनकी संतानों में प्रसारित होती है वह आनुवांशिकता के रूप में जानी जाती है। जैसे आनुवांशिकता माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ व्यवहार के संचरण की जैविक प्रक्रिया है। आनुवांशिकता मानव व्यक्तित्व के विकास का आधार प्रदान करती है। एक बच्चे की विशेषताओं को प्रभावित करती है, जैसे कि मौखिक क्षमता, तर्क कौशल या आदि सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, परिवेश दिया गया है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। परिवेश क्या होता है? वह सभी कारक जो व्यक्ति को उसके जीन के अलावा प्रभावित करते हैं। परिवेश मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक और सामाजिक लक्षणों की वृद्धि और विकास के लिए भी उत्तरदायी है। वुडवर्थ के अनुसार विकास किसके बराबर होता है? आनुवांशिकता इंटू परिवेश के बराबर होता है। तो इस प्रकार से सामान्य संज्ञानात्मक क्षमता को अक्सर सामान्य बुद्धिमत्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसी भी अन्य व्यवहार की तुलना में शैक्षिक और व्यावसायिक सत्रों जैसे सामाजिक परिणामों की भविष्यवाणी करता है। यह सबसे अधिक व्यवहारिक या व्यवहार लक्षणों में से एक है। तो इस प्रकार से जो भी इसके क्वेश्चन थे हमने सभी देख लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। और परिवेश के बारे में अगर आगे पूछेगा तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में उपयोग और दुरुपयोग के नियम को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थोरनडाइक ने अधिगम के 3 नियम बताए हैं। और 3 नियम कौन से हैं? तत्परता का नियम, व्यायाम का नियम और उपयोग का नियम। तो इसका राइट आंसर तभी पता चलेगा आपको अगर इनके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं तत्परता का नियम क्या होता है। तत्परता का नियम क्या होता है? इससे पहले कि कोई अधिगम के लिए तैयार हो, बुनियादी जरूरतों को पूरा करना चाहिए। इसका यह भी अर्थ है कि अधिगम की क्रिया तब होती है जब क्रियात्मक समायोजन के माध्यम से कार्रवाई की प्रवृत्ति पैदा होती है। तत्परता के नियम को कार्रवाई की प्रवृत्ति के नियम के रूप में भी जाना जाता है और रेड लाइन ब्याज आवश्यकता, आयु परिपक्वता या पूर्व अधिगम से भी क्या है आती है। अब देख लेते हैं व्यायाम का नियम। इसका मतलब है कि शिक्षार्थियों की दक्षता बढ़ाने में मदद करता है और अधिगम के लिए समझने और याद रखने के लिए शिक्षार्थियों को अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। व्यायाम का नियम भी उपयोग और दुरुपयोग का नियम कहलाता है। तो इस प्रकार से उपयोग और दुरुपयोग का नियम पूछा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट है उपयोग का नियम। जब एक स्थिति और एक प्रतिक्रिया के बीच परिवर्तनशील संबंध बनाया जाता है तो संबंध की ताकत अन्य चीजों के बराबर बढ़ जाती है। उपयोग का नियम जब एक स्थिति, यह हमने पढ़ लिया। अनुपयोग का नियम क्या होता है? जब स्थिति और कनेक्शन के बीच परिवर्तनशील संबंध नहीं बनाया जाता तो उस कनेक्शन की ताकत कितने समय तक रहती है या अन्य चीजें के बराबर घटती है। दुरुपयोग का नियम क्या होता है? जब किसी स्थिति के बीच परिवर्तनशील संबंध नहीं बनाया जाता और उन संबंधों की ताकत अन्य चीजों के बराबर घटती है तो वह क्या है? दुरुपयोग का नियम कहलाएगा। नेक्स्ट है प्रभाव का नियम, जो थोरनडाइक का थर्ड था। यह व्यक्त करता है कि जो प्रतिक्रियाएं अद्भुत स्थिति से पहले होती हैं वे शायद दोहराई जाएंगी और एक असुविधा की स्थिति से पहले होने वाली प्रतिक्रियाओं ही क्या है? दोहराए जाने की अधिक संभावना नहीं होती है। हम उन चीजों को सीखना चाहते हैं जो हमें खुश और संतुष्ट रखती हैं या करती हैं। तो इस प्रकार से प्रभाव का नियम भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ते के मुंह से पानी, मांस पाउडर उसके मुंह में रखने से पहले अर्थात ट्रेनर के कदमों की सीढ़ियों पर आहट सुनकर निकल गया, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इसके बारे में भी हमको कंप्लीट डिटेल्स पता होनी चाहिए। रूसी मनोवैज्ञानिक पावलोव, जिन्होंने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी, अधिगम को आदत के रूप में मानते हैं और संगत और प्रतिस्थापना के सिद्धांत पर यह आधारित है। यह बस एक उत्तेजना प्रतिक्रिया का प्रकार है जिसमें प्राकृतिक उत्तेजना जैसे भोजन, पानी, सेक्स आदि एक कृत्रिम उत्तेजना जैसे घंटी की आवाज, एक निश्चित रंग की रोशनी की दृष्टि इत्यादि एक प्राकृतिक प्रकृति को उत्तेजित कर सकते हैं। इसके हम अगर प्रकार देखें तो प्रकार भी देख लेते हैं। सबसे पहला है स्वाभाविक उत्तेजना। स्वाभाविक उत्तेजना क्या होती है? यह उत्तेजना जो स्वाभाविक स्थिति में वांछित प्रतिक्रिया के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं है। मतलब
कि एक टोनिंग कांटे या घंटी का निवारण से कोई लेना देना नहीं है अगर इसका उपयोग भोजन के साथ सहयोग के बिना किया जा रहा है। तो अस्वाभाविक उत्तेजना क्या है? यह उत्तेजना जिससे वांछित व्यवहार के लिए किसी भी कंडीशनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी इसे प्राकृतिक उत्तेजना के रूप में भी जाना जाता है। मतलब लार के लिए भोजन एक प्राकृतिक उत्तेजना है। नेक्स्ट है अनुकूलित उत्तेजना। अनुकूलित उत्तेजना क्या होती है? जब वांछित व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए एक प्राकृतिक उत्तेजना के साथ एक अस्वाभाविक उत्तेजना की स्थिति होती है तो यह एक अनुकूलित उत्तेजना बन जाती है। एक घंटी या एक टोनिंग कांटा जब भोजन के साथ उत्तेजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और लार के लिए अनुकूलित किया जाता है तो यह अनुकूलित क्या है? प्रयोजना कहलाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता चल गया होगा। तो राइट आंसर अनुकूलित योजना हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए कंप्लीट डिटेल पता लगने के बाद क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से संज्ञान विकसित होता है। यह सिद्धांत किसमें परिलक्षित किया होता है या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी जो इसका राइट आंसर है। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का क्या है? सिद्धांत। इसके बारे में डिटेल से बताता हूं। देखिए संज्ञान शब्द उन सभी प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जिनके द्वारा संवेदी इनपुट परिवर्तित हो गया, कम हो गया, विस्तृत हो गया, पुनर्प्राप्त हो गया, उनमें उपयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य सोचने और तर्क करने की क्षमता के विकास से है। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में विभिन्न दरों पर होता है। बच्चे और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से अनुभूति विकसित होती है। प्याजे का सिद्धांत न केवल यह समझने पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बल्कि बच्चे की बुद्धि की प्रकृति को भी समझते हैं। संज्ञानात्मक विकास एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह 4 चरणों में होता है। सबसे पहला चरण है संवेदीगामक या जिसको संवेदनात्मक अवस्था बोलते हैं, जो 2 वर्ष तक होती है। फिर है पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। फिर है मूर्त क्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल तक होती है। फिर है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल तक होती है। अगर इसके बारे में और पढ़ना चाहें तो प्याजे के अनुसार एक बच्चे का ज्ञान स्कीमा या ज्ञान की मूल इकाई जो पिछले अनुभव को व्यवस्थित करने और नए लोगों को समझने के लिए आधार के रूप में काम करती है, उससे बना होता है। सहज शक्ति पर्यावरण और परिपक्वता की परस्पर की क्रिया के माध्यम से शिक्षार्थियों में अनुभूति क्या है? विकसित होती है। अगर हम मनोवैज्ञानिक देखें और उनके सिद्धांत देखें वो भी देख लेते हैं। जैसे थोरनडाइक मनोवैज्ञानिक थे तो इनका सिद्धांत परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत जो कि उत्तेजना प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है। लर्निंग का स्थानांतरण या टोलमैन जो है संकेत अधिगम का सिद्धांत है। कोहलर का देखें इनसाइट अधिगम का सिद्धांत है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं प्याजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुरानी और नई धारणाओं के अनुभव के बीच संतुलन करता है वह क्या कहलाती है? पिछले क्वेश्चन में मैंने हालांकि बताया, इसमें और प्रॉपर से मैं क्या है आपको बता देता हूं। देखिए प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आत्मसातीकरण, समायोजन और समय धारण ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चे नए अनुभव को पहले से मौजूद अनुभूति संरचनाओं में एकत्रित करते हैं। स्कीमा मैं पिछले में बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। स्कीमा किसी भी चीज का प्रतिनिधित्व करने के पहले या करने के लिए पहले से ही मौजूद मानसिक मॉडल है। यह ज्ञान का एक बिल्डिंग ब्लॉक है और इसे हमारे दिमाग में कमरे या सूचना के पैकेट के रूप में होता है। आत्मसातीकरण क्या होता है? यह एक मौजूदा स्कीमा में एक नई अवधारणा या अनुभव को जोड़ना है। उदाहरण के लिए बच्चे का अंगूठा चूसना एक प्रारंभिक स्कीमा है। नेक्स्ट है समायोजन। यह एक नए अनुभव के अनुरूप मौजूदा स्कीमा का संशोधन है। उदाहरण के लिए बच्चा एक नए खिलौने को चूसने के तरीके को संशोधित करता है। समय धारण क्या होता है? संज्ञानात्मक स्थिरता और संतुलन आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त होता है। तो समाधान पुरानी और नई धारणाओं और अनुभव के बीच का क्या है? एक संतुलन के रूप में कार्य करता है, पुरानी और नई धारणाओं के बीच। तो उसने क्या पूछा था? पुरानी और नई धारणाओं के बीच कौन करता है?
तो समय धारण करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण का उपयोग करने के लिए पूर्वाधान नहीं है। तो सबसे पहले हमने बुद्धि के जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ना होगा। बुद्धि की परिभाषाएं सबसे पहले बीने के द्वारा, जो इंटेलिजेंस का मतलब है अच्छी तरह से न्याय करने की क्षमता है, अच्छी तरह से तर्क करने की या अच्छी तरह से समझने की है। और टर्मन क्या कहता है कि इसका मतलब है अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है। बुद्धि परीक्षण एक परीक्षण है जिसे किसी व्यक्ति की सापेक्ष मानसिक क्षमता को निर्धारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक व्यक्ति की बुद्धि को मापता है। बुद्धि परीक्षण की सूची देखें तो गेसेल स्केल है, बिनेट सिनोन स्केल है, मैरियल पामर स्केल है, नैन्सी बेले परीक्षण है। तो बच्चों के लिए जो विचलर इंटेलिजेंस स्केल है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसके अगर हम ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बुद्धि का व्यक्तिगत मूल्यांकन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित पारस्परिक क्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र विकास के किस चरण से मेल खाता है या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए आपको। देखिए, एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी ने अहम के अनुकूली कार्य और अहम शक्ति के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। एरिक्सन एक सिद्धांत दिया है, व्यक्तित्व विकास में 8 चरण थे जो पदानुक्रमित थे और उन्हें क्रम में दिया गया है। एरिक्सन ने आइडेंटिटी क्राइसिस, परिचय अभाव या पहचान का संकट शब्द गढ़ा है। एरिक्सन ने 8 चरणों की श्रृंखला में मानव व्यक्तित्व विकास को कवर किया है जो जन्म से मृत्यु तक है। देखिए, इनके आप फोटो भी ले सकते हैं, मतलब स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसने क्या बोला, कक्षा 3 का लगभग 9 वर्ष का छात्र है जो विकास के किस चरण में आता है। तो विकास के किस चरण में आता है, विद्योग बनाम हीनता के चरण में आता है। देखिए ये रहा भाई, ठीक है। ये किससे है, इसका मूल गुण कौन सा होता है, क्षमता होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानक संदर्भ परीक्षण के लिए सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मानक संदर्भ परीक्षण होता क्या है। यह एक मानकीकृत परीक्षण है जो रैंकिंग में एक छात्र के स्थान को निर्धारित करने में मदद करता है। यह किसी छात्र के प्रदर्शन के एक मानक या औसत प्रदर्शन के साथ अन्य समान छात्रों के एक मानक या औसत प्रदर्शन की तुलना करके पूरा किया जाता है। इस परीक्षा में छात्र के स्कोर की तुलना अन्य लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शन से ही की जाती है, या फिर वे उपलब्धि में सुधार करने के लिए छात्रों को शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने में शिक्षक की मदद करते हैं। इस प्रकार से इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपने जो पढ़ा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र के प्रदर्शन की तुलना स्थापित मानदंडों के साथ ही क्या है की जाती है। तो राइट आंसर क्या है, डी हो जाएगा। तो इन सभी का भी आप क्या है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस प्रकार से भाई आपने देखा जितने भी 30 क्वेश्चन आए थे 2018 का पेपर जो हुआ था, तो मैंने साइकोलॉजी का जो भी था उन सभी में जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ऐड की हुई है। इसी प्रकार से जो 2-3 पेपर पहले और हुए हैं उनमें भी मैं टॉपिक वाइज एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर दूंगा। तो जितने भी टॉपिक हैं आपके सभी कवर हो जाएंगे। तो जिसने अच्छा लगा है तो बता सकता है नेक्स्ट पार्ट डालें या ना डालें। तो थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।